गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 4 का क्लास 12 का थिंकर्स बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स का सेकंड पार्ट करेंगे, जो स्टार्ट होता है पेज नंबर 92 से, जहाँ पे 6 नंबर डाल के फॉलोवर्स ऑफ बुद्धा लिखा हुआ है। फॉलोवर्स ऑफ बुद्धा फाउंडेड अ संघा। संघा वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो संघ होता था, इनकी जैसे आपने इसको ऑर्डर भी कह देते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह इसको इस्टेब्लिश कर दिया। इसके स्पेशल रूल्स होंगे, उन्हीं के हिसाब से ये गवर्न होगा। जो मंक्स हैं वो इसी के अंदर रहेंगे, भिक्षा मांगेंगे और इसके जो भी रूल्स हैं फॉलो करेंगे। एक मंक को अपॉइंट कर दिया जाएगा जो इसको सुपरवाइज करेगा, और ये मंक्स जो हैं आगे जाके मीडियम बनेंगे लोगों तक बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने का। ये जो स्क्रीन पे फ़ोटो दिख रही है, ये भी एक बुद्धिस्ट संघा की है। उसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से मंक्स जो है बैठ के अपना ध्यान कर रहे हैं, और ये सामने उधर गौतम बुद्धा की भी पिक्चर इन्होंने दिखा रखी है, स्टैचू दिखा रखा है। तो इसमें बताया गया कि जो मंक्स होते थे वो बहुत ही सिंपल सादा जीवन जीते थे, और वो सिर्फ वही चीज़ें रखते थे जिनकी उनको ज़रूरत होती थी अपने ज़िंदा रहने के लिए। कोई भी लग्जूरियस आइटम्स जो हैं वो लोग नहीं रखते थे। उनके पास एक कटोरा होता था जिसमें वो भिक्षा लेके आते थे लेटी से। लेटी का मतलब है कॉमन मैन, जो हाउस होल्डर्स होते हैं, जो घरों में रहते हैं, उनसे वो भिक्षा मांग के लाते थे। इसमें ये लिखा गया कि जो बुद्धिस्ट संघा था, इसमें पहले सिर्फ आदमी ही अलाउड थे मंक बनने के लिए, औरतों की इसमें एंट्री नहीं होती थी। लेकिन फिर बाद में एक बुद्धा जी के एक डिसाइपल थे, आनंद नाम था उनका, और वो बुद्धा जी के बहुत ही प्रिय डिसाइपल थे, शिष्य थे। तो उन्होंने बुद्धा को जो है मना लिया कि औरतों को भी इसमें एंट्री की इजाज़त दी जाए, वो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं और सभी ह्यूमन बीइंग्स इक्वल होते हैं, तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों। और फिर बाद में पता चला कि जब इसके हम एक्सटिंक्शन के, बुद्धिज़्म के डाउनफॉल के रीजंस को जब हम स्टडी करते हैं, तो औरतों की एंट्री भी इसमें जो है एक रीज़न था कि उस वजह से इनका बुद्धिज़्म जो है इंडिया के अंदर डिक्लाइन हुआ था। बुद्धा की जो फोस्टर मदर थी, क्योंकि बुद्धा की जो रियल मदर थी उनकी तो डेथ हो गई थी इनके जन्म के बाद, तो जिन्होंने इनको पाला था उनका नाम गौतमी था। वो फर्स्ट वुमन थी जिनको संघा में एंट्री मिली थी। इसमें ये आगे बताया कि सभी तरह के लोग बुद्धा के फॉलोवर होते थे। पीजेंट्स हैं, मर्चेंट्स हैं, फार्मर्स हैं, और इवन प्रिंस हैं, किंग्स हैं। इस तरीके से जो कोई भी चाहे वो शूद्रास हैं या चाहे वो अपर कास्ट हैं, जिस किसी ने भी संघा ज्वाइन कर लिया उसके बाद वो सारे इक्वल हो जाते हैं। बुद्धिज़्म में एक फेमस स्टेटमेंट भी आती है जिसमें बुद्धा कहते हैं कि जैसे नदियाँ समुद्र में गिरने के बाद अपना नाम खो देती हैं, उसी तरीके से जो लोग संघा ज्वाइन कर लेते हैं तो उनकी कास्ट और उनके वर्ण जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और वो सिर्फ बुद्धिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। जो मंक्स होते थे उनको भिक्षुज बोलते थे। भिक्खु भी लिखा है आपकी बुक में, भिक्षु और भिक्खु। और जो नन्स थी उनको भिक्षुनी या भिक्खुनी बोलते थे, भिक्खुनी। जो संघा की जो इंटरनल जो फंक्शनिंग थी, किस तरीके से जो ये गवर्न होगा, कैसे डिसीजंस लिए जाएंगे, वो ट्रेडिशंस के जो गणा और संघाज के जो ट्रेडिशंस थे, यहाँ पे गण और संघ जब हम बोलते हैं वो रिपब्लिक्स थे। जब 16 महाजनपदाज की हम बात करते हैं तो उनमें कुछ जो है रिपब्लिक्स भी थे जिसमें जो डिसीजन है वो यूनानिमसली लिया जाता था। पावर जो है किसी एक के हाथ में सेंटर्ड नहीं थी। तो इसी तरीके से बताया कि उन्हीं के ट्रेडिशंस के ऊपर बेस्ड जो है संघा के अंदर ऐसे डिसीजन लिए जाते थे इकट्ठे बैठ के और डिस्कस करके वो अपना निर्णय लेते थे। और जब कई बार यूनानिमसली डिस्कशन से कोई डिसीजन पे वो नहीं पहुंच पाते थे तो उस टाइम वो वोटिंग भी करते थे।
ये इन्होंने संघ की इंटरनल स्ट्रक्चर बताया कि अंदर किस तरीके से डिसीजंस लिए जाते थे। ठीक है, यहाँ पेज नंबर 93 पे सोर्स 6 दे रखा है, द थेरी का था। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये सुत्त पिटका में मेंशन किया गया है। सुत्त पिटका के अंदर जो है जो बुद्धिस्ट भिक्षुनी होती थी, नन्स होती थी, उन्होंने उनकी पोएम्स कलेक्ट की हुई हैं इसके अंदर। तो इसमें ये हमें दिखाता है कि जो किस तरीके से जो विमेन थी उनके क्या स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस थे और क्या उनकी सोसाइटी के अंदर मतलब स्टेटस था और किस टाइप का सिस्टम था। लेकिन ये इनडायरेक्टली एक ब्राह्मण के ऊपर और जो ब्राह्मणिकल जो कस्टम्स थे उनके ऊपर भी एक तरीके से ये कमेंट है। इसमें बताया है कि पुन्ना नाम की एक स्लेव वुमन है, वो डेली पानी लेने जाती है और वहाँ पे देखती है नदी के अंदर एक ब्राह्मण जो है सुबह सुबह ठंड में स्नान कर रहा होता है ठंडे पानी के अंदर। और इंडिया के अंदर ये रिचुअल रहा है सदियों से कि जो कार्तिक का मंथ होता है, दिसंबर जनवरी के इक्वल आता है ये, उस टाइम से जब बहुत ही ठंड होती है और पॉन्ड्स का और रिवर का पानी तो इतना ठंडा हो जाता है जैसे बर्फ़ होती है ऐसे। तो उसमें हमारे एक ट्रेडिशन है कि औरतें जो हैं, औरतें और आदमी सुबह सुबह 4 बजे उठ के उसमें पानी में स्नान करते हैं, या तो पौंड का है या तो रिवर हो। तो ऐसा माना जाता है हिंदू धर्म के हिसाब से कि जो कार्तिक में के महीने में सुबह 4 बजे उठ के इस ठंडे पानी में नहाता है उसके जो है पाप कट जाते हैं। तो ये उस रिचुअल की तरफ जो है यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने इशारा किया है। अब वो डेली आती है जो स्लेव गर्ल है और उसको नहाते हुए देखती है। एक दिन उसे लगा कि इससे मैं थोड़ी बात कर लेती हूँ। उसके मन में एक क्वेश्चन आया, वो उसको बोलती है क्या आप मेरी एक बात का जवाब देंगे? देखो, मैं एक स्लेव गर्ल हूँ, अगर मैं इतनी ठंड में यहाँ पानी नहीं लेने आती हूँ तो मुझे मेरे मास्टर की, मेरे मालिक की डांट पड़ेगी। तो मैं उसके डर की वजह से जो है इतनी ठंड में यहाँ पानी लेने आती हूँ। पानी इतना ठंडा है कि जब अगर हाथ को भी टच कर जाए मटके में डालते वक्त तो हाथ भी जो है बहुत शिवरिंग करने लग जाता है। फिर उसको कहती है कि क्या आपका भी कोई मास्टर है क्या ब्रह्मा आपका मास्टर है? उसके डर से आप इसमें स्नान करने आते हो इतनी ठंड में। फिर वो ब्राह्मण रिप्लाई करता है, एक्चुअली देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। मैं तो सिर्फ इसलिए यहाँ पे इसमें स्नान करने आता हूँ क्योंकि ऐसा करने से जो है मेरे पाप कट जाएंगे, सारे जो मैंने बुरे कर्म किए हैं वो सारे धुल जाएंगे। तो फिर जो है वो हंस के कहती है लड़की कि अच्छा, इस तरीके से तो इसमें जितने कछुए और सांप और जितने मेंढक है ना, वो तो सबको ही स्वर्ग में ही एंट्री मिल जाएगी इस तरीके से, क्योंकि उनके तो सारे ही बुरे कर्म जो हैं धुल गए होंगे इसमें नहा के, वो तो पानी में ही रहते हैं। फिर कहती है कि देखो, जिस किसी ने भी आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दी है कि ऐसा करने से आप बुरे कर्मों से बचोगे, वो अलग बात है। मैं तो आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, अभी फ़िलहाल है ना, आप अपनी स्किन को बचा सकते हो इतनी ठंडे पानी से जो कि कांपने लग जाती है। सिंपली वो काम ही मत करो जिनको फिर धोने के लिए, वो बुरे कर्म ही मत करो जिनको धोने के लिए आपको गंगा में जो नदी में जो है इतने ठंडे पानी में स्नान करना पड़े। मेरे को तो ये ज़्यादा प्रैक्टिकल इसकी अप्रोच लगती है कि पहले तो बुरे कर्म करो, फिर धोने के लिए उनको धोने के लिए इतनी ठंड में ठंडे पानी में नहाओ। तो इससे बेटर है कि वो कर्म ही मत करो और आपकी जो ये त्वचा भी बच जाएगी ठंडे पानी के संपर्क में आने से। तो इतना ही सोर्स में दिया हुआ है, आप देख सकते हो किस तरीके से इसमें जो है उसने कमेंट किया है कि ऐसे नहाने से जो है बुरे कर्म कैसे कटते हैं। पेज नंबर 94 पे दिया हुआ सोर्स 7 रूल्स फॉर मंक्स एंड नन्स। ये विनय पिटका से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि किस तरीके से जो है एक रूल्स एंड रेगुलेशंस का लाइफ मंक्स और नन्स को जीना पड़ता था। इसमें बताया कि अगर मान लो एक मंक है, बुद्धिस्ट मंक है, उसने एक ब्लैंकेट लिया, एक रूल था कि उसको 6 साल तक वो यूज़ करना पड़ेगा। अगर वो 6 साल से पहले, चाहे उसका ये पुराने वाला ब्लैंकेट फट गया हो चाहे ना फटा हो, अगर उसने 6 साल से पहले बिना परमिशन के ब्लैंकेट ले लिया तो उससे तुरंत छीन लिया जाएगा और फिर उसको जो है कन्फेस करना पड़ेगा। कन्फेस का मतलब है आप जो मेन वहाँ का उस संघ का जो हेड होता है उसके सामने बैठ के आप कन्फेस करोगे कि मैंने ये सिन किया है
और इसके लिए आप मुझे प्रेस्क्राइब करो भी अब क्या ऐसा काम करूं जिससे कि मुझे मैंने जो पाप कर्म किया उससे मुक्ति मिल जाए। फिर उनको थोड़ी सी सज़ा वगैरह देते थे और उस तरीके से ये रूल्स का जीवन जीने के लिए इनको बाध्य किया जाता था। फिर इसमें आगे बताया है, एक और एग्जाम्पल दिया कि अगर वो 2-3 कटोरे जो है भिक्षा में ले लेता है कहीं से भी तो इट्स ओके, ले लिए, लेकिन इससे ज़्यादा अगर वो लेता है तो उसको कन्फेस करना पड़ेगा। अगेन वो बैठेगा, बताएगा अपने हेड को कि जो है मैंने ऐसे मैं ग्रीडी हो गया था और मैंने 2-3 से ज़्यादा कटोरे भिक्षा में ले लिए। तो इनका क्या रूल होता है, जब आपको मिल गए 2 कटोरे जितने आपकी भूख है उसके हिसाब से फिर आप और भिक्षा नहीं मांगोगे। लेकिन कई बार मंक अगर थोड़े से ग्रीडी हो जाते हैं तो वो एक्स्ट्रा घरों में भी जाके एक्स्ट्रा कटोरे भिक्षा के ले आते हैं, ये उसके लिए है। अगर वो 2-3 कटोरों से ज़्यादा ले लेता है तो उसको अपने दूसरे जो भिक्षु भाई हैं उनके साथ बांट के उसको खाना चाहिए। आगे तीसरा एग्जाम्पल दे रखा है किस तरीके से उनकी डिसिप्लिन थी कि अगर एक जो बुद्धिस्ट मंक है, एक भिक्षु जो है किसी दूसरे संघ में जाता है, जैसे जगह जगह संघ बने होते थे ना, तो ये ट्रैवल भी करते थे और वहाँ पे सुबह उठ के बेड को बिना सेट किए बिना परमिशन के छोड़ के आ जाता है, तो ये भी उसको कन्फेस करना पड़ेगा। और कन्फेस करने के बाद जो भी उसको पिनेंस वो प्रेस्क्राइब करेंगे कि आपने इतना ये पाप किया है तो उसके हिसाब से आपको कौन सी प्रैक्टिस करनी चाहिए, जैसे आप एक दिन खाना ना खाओ या एक पैर पे खड़े रह गए तपस्या करो, जो भी मतलब उनके सिस्टम के हिसाब से उन्हें लगता था कि ऐसा करने से उनका जो है ये पिनेंस हो जाएगा, पश्चाताप हो जाएगा, तो वो उसको फिर कन्फेस करने के बाद प्रेस्क्राइब कर सकते थे। इसमें आगे बता रखा है, सोर्स तो ख़त्म हो गया, कि बुद्धिज़्म जो है बहुत ही स्पीड के साथ स्प्रेड हुआ और दूर दूर तक फैल गया। इसके कारण ये थे, सबसे पहले तो लोग जो थे वो डिससेटिस्फाइड थे जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी उस टाइम की उनसे, क्योंकि इसमें कुछ तो ये जैसे जो ब्राह्मणिकल कल्चर था उसमें किसी को इक्वल राइट्स नहीं थे और डिस्क्रिमिनेशन था। तो ऐसे लोगों को जब पता चला कि ऐसा भी रिलीजन है जिसमें सभी लोग जो है इक्वल स्टेटस होता है, तो वो खुशी खुशी जो है बुद्धिज़्म के फॉलोवर बन गए। और उस टाइम कुछ ऐसे सोशल चेंजेस भी हो रहे थे सोसाइटी के अंदर के जो वेदास में और जो ब्राह्मणिकल बुक्स में लिखा था वो जो जब सोशल सर्कमस्टांसेस चेंज हो रहे थे उसके हिसाब से वो प्रॉपर सेट नहीं होता था, तो लोग कंफ्यूज्ड थे कि अब कौन सा ऐसा पाथ हो जिसको फॉलो करके हम श्योर हो जाएं कि हमें सैल्वेशन मिल जाएगी और हम अपना जो ड्यूटीज़ वगैरह हैं घर गृहस्थी की वो भी कर पाएंगे। बुद्धिज़्म के अंदर जो है वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, ना कि जन्म को, कि अगर आप किस कुल में, वंश में, किस कास्ट में जन्मे हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके अंदर स्किल्स होने चाहिए, आपके अंदर गुण होने चाहिए, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं बुद्धिज़्म के अंदर। और वो और एम्फेसाइज करते हैं कि आपके अंदर फेलो फीलिंग होनी चाहिए, मतलब आपको अपने जो दूसरे ह्यूमन बींग्स हैं उनके साथ भी आपको अच्छे उसके साथ रहना चाहिए, बिहेवियर करना चाहिए, इसको वो मेटा बोलते थे। और इसमें वो करुणा भी होनी चाहिए आपके अंदर, ऐसा भी इस बात पे भी बल दिया जाता था। करुणा होती है कंपैशन, एक है जैसे मर्सी, आपको दया आ गई, करुणा थोड़ी सी लार्ज होती है उससे। पेज नंबर 95 पे ये 7 नंबर डाल के लिखा हुआ है स्तूपाज। इसमें बताया कि जो बुद्धिस्ट आइडियाज़ हैं और जो प्रैक्टिसेस हैं वो कैसे उभर के सामने आई। तो ऐसा माना जाता है कि जो इनके डायलॉग्स थे ब्राह्मण्स के साथ, जैनाज के साथ और बाकी के जो भी सेक्ट थे उस टाइम, जो स्कॉलर्स होते थे, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि वो आपस में डिबेट्स और डिस्कशंस इनकी होती रहती थी। तो इन डिबेट्स एंड डिस्कशंस के बाद जो बुद्धिज़्म रिलीजन था उसकी आइडियोलॉजी ज़्यादा उभर के आई और इसका प्रभाव भी इनके जो बनी हुई हैं बिल्डिंग्स वगैरह, कैसे लोकेशन को ये सेलेक्ट करते थे, उसके ऊपर साफ साफ प्रभाव दिखाई देता है। क्योंकि शुरू से अगर हम देखें ना तो एंशिएंट टाइम से लेके ही कुछ ऐसे प्लेसेस होते थे जिनको हम पवित्र मानते थे, जैसे कोई स्पेशल ट्रीज़ हैं, पीपल ट्री है जैसे,
कोई रॉक्स हैं वो यूनिक होती हैं, उनके साथ कोई कहानियाँ जुड़ी होती हैं कि ये बहुत ही पवित्र है, यहाँ पे ऐसा हुआ था। और ऐसी साइट्स जो बिल्कुल ही ऑफ इंस्पायरिंग होती हैं, जिनको देख के वाव वाली फीलिंग आए, बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी से भरी पूरी हैं जो, तो ऐसी साइट्स को जो है ये सिलेक्ट करते थे और अपने जो चैत्यास वगैरह बनाते थे, जो श्राइन बनाते थे बुद्धिज़्म की, वो इन्हीं प्लेसेस के आसपास बनाते थे, ताकि लोगों का वो जो बिलीफ था वो भी इससे अटैच रहे कि ये जगह पवित्र है और वो वहाँ पे विज़िट करने आए। काफ़ी सारे चैत्यास जो हैं बुद्धिज़्म की बुक्स में मेंशन किए गए हैं। एक लुम्बिनी में है जो बुद्धा का बर्थ प्लेस है, एक बोध गया में है। बोध गया में जैसे आपको पता है कि गौतम बुद्धा को जो है सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिसको वो एनलाइटनमेंट बोलते हैं। एक सारनाथ में है, सारनाथ में गौतम बुद्धा ने पहला स्पीच दिया था अपना एनलाइटनमेंट प्राप्त करने के बाद। एक जो है कुशीनगर में है, इसको कुशीनारा भी बोलते हैं, जहाँ पे बुद्धा की डेथ हुई थी, जिसको ये बोलते हैं कि बुद्धा ने महापरिनिर्वाण जो है प्राप्त किया था। आपकी बुक में महापरिनिबाना वर्ड यूज़ है, तो वो लैंग्वेज का थोड़ा सा डिफरेंस है। अदरवाइज निर्वाण आपको पता है जब आप मुक्त हो जाते हो, तो महापरिनिर्वाण आप कंप्लीटली मुक्त हो गए, एक सेंट थे, इस वजह से इन्होंने महापरिनिर्वाण वर्ड यूज़ किया है। और क्योंकि बुद्धिज़्म में जब उनको एनलाइटनमेंट हुई थी उसके लिए भी वो ये वर्ड यूज़ कर लेते हैं निर्वाण, तो इस वजह से भी यहाँ पे महापरिनिर्वाण वर्ड इन्होंने यूज़ किया है। 7.1 डाल के इन्होंने लिख रखा वाई वर स्तूपास बिल्ट। भाई क्या कारण था कि इनको जो है स्तूपास बिल्ट करने पड़े। अब मैं आपको एक स्तूपा की पेंटिंग दिखाती हूँ, ये इसमें डायग्राम है जो आपकी बुक में भी दिखा रखा है, आप देख सकते हो, ये स्तूपा का जो है डायग्राम है। तो इसमें कारण बता रखे हैं कि कुछ स्पेशल प्लेसेस थे जो एंशिएंट टाइम से ही सेक्रेड माने जाते थे, वहाँ पे अपने चैत्या बना देते थे। कुछ ऐसे भी प्लेसेस थे जो बुद्धा से रिलेटेड थे, बुद्धा के जीवन की स्पेशल घटनाएं हुई थी, वहाँ पे भी ये चैत्या जिन्होंने बनवाए थे। तो अब इसमें आगे दे रखा 7.1 वाले में कि कुछ ऐसे और भी प्लेसेस थे जिनको ये बहुत ही ज़्यादा पवित्र मानते थे, क्योंकि उन जगहों पे बुद्धा के रिमेन्स जो हैं बरी किए गए थे। अब ये मत सोचना कि बुद्धा तो एक था, उनकी बॉडी जो है इधर जगह जगह पे कैसे इन्होंने बरी कर दी। बॉडी तो एक ही जगह होगी, जो जैसे उनके कहीं पे शूज़ हैं, क्लोथ्स हैं, या कुछ जो सेंट होते हैं उनके, तो अगर हेयर का भी एक पार्टिकल मिल जाता है वो उसको भी बहुत पवित्र मानते हैं, और एक जगह उसको जैसे बरी कर दिया और उसके ऊपर चैत्य बना दिया इस तरीके से। तो रिमेन्स का मतलब है जो जो चीज़ें बुद्धा की बची हुई थी उनकी डेथ के बाद, तो ये जगह जगह पे बरी करके उसके ऊपर इन्होंने एक स्तूपा जो है ये बना देते थे। स्तूपा जो है एक जैसे एक गोल राउंड, ये जैसे कि आप देख रहे हो इमेज के अंदर, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता था। इसको जो है वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं जो भी बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, और इसको बुद्धा का साइन माना जाता है कि ये स्तूपा नहीं, ये गौतम बुद्धा है, और इससे वो इंस्पिरेशन लेते हैं, इसके चक्कर वगैरह लगाते हैं। एक बुक है
तो बुद्धिज़्म के जो बिलीफ्स हैं उनके हिसाब से माना जाता है कि जो हार्मिका होती है ये इसके अंदर गॉड्स जो हैं रिजाइड करते हैं, भगवान इसके अंदर रहते हैं। हार्मिका से ऊपर निकलते हुए एक मास्ट जाता है जिसको वो यष्टि बोलते थे, जिसके ऊपर एक छतरी लगी होती है। स्ट्रक्चर याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो छतरी मीन्स अम्ब्रेला, तो वो इसके ऊपर बिल्कुल टॉप पे, जैसा कि आप देख सकते हो डायग्राम के अंदर, वो लगी होती थी। ये एक राउंड होता था, ये जो माउंट था, और इसको वर्ल्ड से सेपरेट करने के लिए एक रेलिंग भी इसके चारों तरफ निकाल दी जाती थी। रेलिंग्स होती हैं ना, जो रेलिंग्स लगी होती हैं जैसे सीढ़ियों के ऊपर लगी होती हैं घरों में। जो स्तूपाज थे, अर्ली स्तूपाज सांची और भारत के, बहुत ही सिंपल होते थे, लेकिन बाद में जो है इनको काफ़ी ज़्यादा डेकोरेट करके और स्कल्पचर्स वगैरह बना दिए जाते थे। रेलिंग्स होती थी, गेटवे होते थे जो कि रिचली कार्व्ड होते थे। मेनली 4 गेटवे होते थे इसके। गेटवे मतलब जहाँ से एंट्री करते हैं या कहीं से एग्जिट करते हैं, वो गेट्स बने थे 4। जो यहाँ पे आते थे डिवोटीज़, वो ईस्टर्न गेटवे से एंट्री करते थे और फिर क्लॉक वाइज जो है वो इसके चक्कर काटते थे। जैसे हम मंदिरों में चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं, वो क्लॉक वाइज ही होती है। जब आप ऐसा करते हो तो स्तूपा का करोगे तो भी स्तूपा आपके राइट साइड में रहेगा, टेम्पल का करते हो तो टेम्पल भी आपके राइट साइड में रहेगा। फिर बाद में ये जो माउंट थे इनको और भी ज़्यादा कार्व करके और भी ज़्यादा स्कल्पचर्स वगैरह इन पर निकाल दिए उन्होंने, कार्व कर करके बना दिए। जैसे अमरावती और शाहजी की ढेरी जो पेशावर में है पाकिस्तान के अंदर, और अमरावती जो है आंध्र प्रदेश में है, ये 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा रिचली कार्व्ड होते थे। तो मैं इनकी एक फ़ोटो दिखाना चाहूँगी अमरावती वाले की, मैंने जो है डाउनलोड करी थी। ये अमरावती वाले की ही है, इसको किस तरीके से जो है बिल्कुल रिचली कार्व्ड आप देख सकते हो। ये भी अमरावती की है और ये भी अमरावती का ही है। तो कितना जो है बारीकी से इन्होंने मेहनत करके ये स्कल्पचर जो है इस पे बनाए हुए हैं। उसके बाद इसमें ये बताया गया है, पेज नंबर 98 के ऊपर दे रखा है, 8 नंबर डाल के, डिस्कवरिंग स्तूपाज कि किस तरीके से जो है इनको डिस्कवर किया गया था। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री दे रखी है, अमरावती वाले की दे रखी है हिस्ट्री कि 1796 में यहाँ का एक लोकल राजा था जिसको मंदिर बनवाना था, तो उसने जो है ईंटें इसी से लेके यूज़ करी। ऊपर से उसको ऐसा भी लगता था कि अगर इसको हम खुदाई करेंगे तो शायद कुछ इसके अंदर खजाना भी मिले, जो इतना ज़्यादा इसको इधर ढक के रखा हुआ है ढेर बना के और ईंटें लगा के, और अच्छा खासा डिज़ाइन बना रखे हैं। कुछ सालों बाद उसके, तब भी ईंटें वगैरह यूज़ कर ली थी, पर काफ़ी इसका जो स्कल्प्टेड जो एरियाज थे काफ़ी इसके बचे हुए थे। कुछ सालों बाद जो है कर्नल मैकेंजी आया, यहाँ पे विज़िट किया, इसकी काफ़ी डिटेल्स ली, लेकिन उन्होंने कभी भी जो है पब्लिश ये नहीं की। पब्लिश करते तो शायद ये प्रिजर्व कर लिया जाता। 1854 में वॉल्टर इलियट आए, जो गुंटूर के कमिश्नर थे आंध्र प्रदेश में, और वो अपने साथ कुछ स्कल्पचर्स को उठा के ले गए, स्कल्पचर पैनल्स को। पैनल्स होते हैं जिनके ऊपर ये स्कल्पचर बने होते हैं। फिर बाद में यही पैनल जो है इलियट मार्बल्स के नाम से फेमस हुए, क्योंकि इलियट जो है यहाँ से उठा के इनको लेके गए थे। उन्होंने वेस्टर्न गेटवे के रिमेन्स को भी डिस्कवर किया था। 1850s आते आते कुछ स्लैब्स जो हैं यहाँ से, जो पैनल्स थे जो स्कल्पचर के, वो लोगों ने यहाँ से उठा के ले जाना स्टार्ट कर दिया। और वो मेनली कौन थे? ब्रिटिशर्स ही होते थे। जैसे बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी थी, वैसे तो ये इंडियन कल्चर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ये वो करते थे, रिसर्च वगैरह, और उसको आगे लाने की कोशिश करते थे। तो ये यहाँ से उठा के कुछ स्कल्पचर्स को वहाँ पे ले गए। कुछ जो है जो ऑफिसेस थे इनके मद्रास वगैरह में, और वहाँ ले जाके उनको डेकोरेट कर लिया। और कुछ लंदन तक भी जो है इस स्कल्पचर्स को वो उठा के ब्रिटिशर्स ले गए। वो अपने जो उनके बाग होते थे, बड़े बड़े उनकी बिल्डिंग्स होती थी, वहाँ पे रख के उनको डेकोरेशन के रूप में यूज़ करते थे। फिर कोई नया ऑफिसर जो आता था वो भी यही काम करता था, जो कुछ भी मिलता उसको वहाँ पे वो उठा के ले जाता।
और क्या दलील देते थे कि हमसे पहले वाले जो ऑफिसर्स थे उन्होंने भी यही किया था, तो हम भी यही कर रहे हैं, हम क्या गलत कर रहे हैं। तो इस तरीके से अमरावती का जो स्तूपा था बेचारा, उसको प्रिजर्व नहीं किया गया और वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया। इसमें मेंशन किया गया है कि एक एच कोले नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट आए थे, बहुत ही अच्छे थे, और उन्होंने ये एक स्टेटमेंट दी थी जो बहुत फेमस है, आपकी बुक में भी लिख रखी है कि ये बहुत गलत बात है, किसी भी देश की जो एंशियंट उसका जो खजाना है, उसकी जो धरोहर है, उसको लूटना बहुत बुरी बात है। अगर आपको डेकोरेट करना है ना, आप इन सेम डिज़ाइन की प्लास्टर कॉपीज़ बना के ले जा सकते हो और आप अपने गार्डन्स को डेकोरेट कर सकते हो, लेकिन इस तरीके से लूटना नहीं चाहिए। उन्होंने बोला कि ये जो चीज़ें हैं इनको प्रिजर्व करना चाहिए इन सितु। इन सितु एक ज्योग्राफी की टर्म है जिसका मतलब है ऑन द स्पॉट, कि जहाँ पे ये आपको मिले हैं इनको वहीं पे प्रिजर्व करके रखना चाहिए। इसमें आगे दे रखा है कि भाई फिर क्यों ये जो है सरवाइव नहीं कर पाया जो अमरावती का स्तूपा था। इसमें रीजंस दे रखे हैं कि सांची स्तूपा तो सरवाइव कर गया पर अमरावती कर नहीं पाया। सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि ये बहुत ही पहले इसको डिस्कवर कर लिया गया था और तब तक ये एहसास भी नहीं था कि ऐसी चीज़ों को जो है प्रिजर्व करके रखना चाहिए, मतलब वैल्यू का नहीं पता था जब अमरावती डिस्कवर हुआ उस टाइम, तो उस वजह से इसको प्रिजर्व नहीं किया गया और लोग उठा उठा के ले गए, चाहे वो लोकल थे चाहे वो फॉरेनर्स थे। जब सांची डिस्कवर हुआ था 1818 में, इसके जो चारों गेट थे वो वहीं पे खड़े हुए थे ठीक कंडीशन में। इसके लिए भी सजेशन दिया गया था कि हम इसको ले जाएं, जैसे ब्रिटिशर्स ने भी पूछा, फ्रेंच भी इसको लेके जाना चाहते थे अपने कंट्री में, इसके जो गेट्स थे, पर उनको इसकी परमिशन नहीं मिली। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि जो बेगम थी वहाँ की भोपाल की, उन्होंने शाहजहाँ ने मना कर दिया कि ये यहीं पे रहेगा, और उन्होंने इसको प्रिजर्व करने के लिए पैसे भी दिए, जिस वजह से ये प्रिजर्व हो पाया। पेज नंबर 99 पे दे रखा है स्कल्पचर। स्कल्पचर्स वर रिमूव्ड फ्रॉम स्तूपाज एंड कैरिड टू यूरोप। ये हम पहले डिस्कस कर चुके कि यहाँ से जो स्कल्पचर्स होते थे स्तूपाज के, उसको उठा के यूरोप में ले जाते थे, चाहे वो फ्रांस वाले हों चाहे वो इंग्लैंड वाले हों, सभी को ये चीज़ें पसंद होती थी और उनको ये भी पता था कि ये दिखने में इतनी सुंदर हैं और ये कितनी वैल्यूएबल हैं, एंटीक पीसीज हैं ये। 9.1 करके इन्होंने डाल रखा है स्टोरीज इन स्टोन। इसमें बता रखा है कि पेज नंबर 100 पे दे रखा है, ये फिगर 4.13 है। इसमें इन्होंने दिखाने की कोशिश करी है, एक गांव का एक सीन है, लेकिन अगर हम इसको केयरफुली इसको स्टडी करते हैं तब पता चलता है कि ये जो सीन जो है ये किसी गांव का सीन नहीं है, ये एक स्टोरी से लिया गया है जो कि वसंतरा जातका जो स्टोरीज होती हैं वो गौतम बुद्धा से रिलेटेड होती हैं, ये हमेशा याद रख लेना। तो इसका मतलब ये एक बुद्धिस्ट स्कल्पचर का पीस है। ये एक प्रिंस की स्टोरी दिखाता है जो कि अपना सब कुछ एक ब्राह्मण को दान में देके और अपने पत्नी और बच्चे समेत जो है जंगल में चला गया था, वहाँ पे सिंपल लाइफ जीने के लिए। 9.2 में जो है तो सबसे पहले वो स्कल्पचर इफ़ इट इज़ अवेलेबल मैं आपको दिखाना चाहूँगी इन माय पेंटिंग्स। इट्स नॉट देयर। So we were on this page number 100। 9.2 करके इन्होंने दे रखा सिंबल्स ऑफ वर्शिप। इसमें ये बताने की कोशिश करी गई है कि अगर आप बुद्धिस्ट कल्चर को समझना चाहते हो तो उससे पहले हमें बुद्धा की जो हैगियोग्राफीज है उनको समझना पड़ेगा। हैगियोग्राफी होती है बायोग्राफी ऑफ एनी सेंट, जिसको वो बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं, तो उसमें काफ़ी स्टोरीज वगैरह मिलती हैं, तो उससे हमें पता चलेगा कि ये स्कल्पचर का क्या मीनिंग है। अगर बुद्धा की हैगियोग्राफीज़ को हम देखते हैं, उसमें बताया गया कि बुद्धा को जो है एक पेड़ के नीचे एनलाइटनमेंट मिली थी और उस पेड़ को जो है हम बोधि ट्री के नाम से जानते हैं।
जो पहले की बुक्स हैं, बुद्धिज़्म की पुरानी बुक्स हैं, उसमें बुद्धा को सिर्फ सिंबल से ही दिखाया जाता था, क्योंकि बुद्धा ने ये बोला था कि आप जो है वो नहीं कर सकते, आइडल वर्शिप नहीं कर सकते, तो इसीलिए ये बुद्धा की जो है इमेजेस वगैरह को वर्शिप नहीं करते थे और बुद्धा को सिर्फ सिंबल्स के रूप में दिखाते थे और उन्हीं की जो है ये वर्शिप करते थे, सिंबल्स की ही। तो इसमें बताया गया कि कौन सी चीज़ को किस चीज़ का सिंबल करके दिखाया जाता था। इसमें लिखा कि जो स्तूपा है वो महापरिनिर्वाणा को दर्शाता है। स्तूप का जो सिंबल होता है वो इनके हर चैत्य के अंदर भी एक स्तूप जैसा स्ट्रक्चर बना होता था सिंबल के रूप में। ये इसको बुद्धा मान के उसको वर्शिप करते थे। व्हील अगर दिखाया जाता है, पहिया, वो सिंबल है कि बुद्धा ने जब सारनाथ में पहला स्पीच दिया था तो वो व्हील से डिनोट करते हैं ये लोग। अब अगर हिस्टोरियंस को इनके बारे में समझना है इस कल्चर को, तो उनको जो है अपने आप को फैमिलियराइज करना पड़ेगा जो भी बुद्धिस्ट रिलीजन के, बुद्धिज़्म के जो इनके ट्रेडिशंस हैं और जो स्कल्पचर थे उनके भी क्या ट्रेडिशन थे, ये भी हिस्टोरियंस को जानना पड़ता है, तब जाके ये जो स्कल्पचर्स हैं इनके मीनिंग समझ में आते हैं। क्योंकि कुछ बुद्धिस्ट स्कल्पचर ऐसे भी हैं जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से नहीं लिए गए, क्योंकि जो आर्टिसंस होते थे तरह तरह के रिलीजन से आते थे, वो बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो जाते थे, तो फिर उनके जो अपने बिलीफ से जो पुराने वो फॉलो कर रहे थे उससे रिलेटेड भी वो स्कल्पचर में दिखा देते हैं। आगे इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। अब 9.3 डाल के इन्होंने पॉपुलर ट्रेडिशंस पेज नंबर 101 पे डिस्क्राइब कर रखा है। जो दूसरे स्कल्पचर्स थे सांची में, इनमें से कुछ ऐसे हैं जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि वो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से रिलेटेड नहीं है। इसमें दिखाया गया है कि एक औरत है जो कि गेट के ऊपर दिखाई हुई है, वो उसने ट्री को हाथ लगा रखा है। तो पहले हिस्टोरियन जैसे मानते थे कि बुद्धिज़्म में ही ऐसा कुछ सिस्टम होगा, ये बुद्धिस्ट फिलोसफी होगी, पर बाद में इनको पता चला ये देखो, ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, ये जो राइट साइड में ये ईस्टर्न गेटवे है वैसे सांची स्तूपा का, और उसके राइट साइड में ये औरत दिखा रखी है जिसने दोनों हाथ ऊपर करके अपने एक ट्री को टच कर रखा है। तो पहले तो इनको ऐसा लगा कि बुद्धिस्ट की ही कोई स्टोरी होगी, पर बाद में जब डीप स्टडी करी तो पता चला कि ये एक स्कल्पचर है शलाभंजिका का। शलाभंजिका एक औरत होती है, सांस्कृतिक बुक्स में ही इसका मेंशन आता है कि अगर वो किसी भी पेड़ को टच करती है तो पेड़ जो है वो ब्लॉसम करता है और उसके जो है फ्रूट्स वगैरह लगाते हैं। तो जो शलाभंजी का मोटिफ है इसको ये सभी ऑस्पिशियस मानते थे, तो इस वजह से इन्होंने ईस्टर्न गेटवे पे लगा दिया कि इट विल अट्रैक्ट मैनी पीपल। तो ये कहाँ से आया? जैसा कि मैंने बताया था, बहुत सारे लोग जो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते थे, डिफरेंट सेक्ट से या डिफरेंट कास्ट से आते थे, कोई ट्राइबल पीपल भी थे, तो वो बुद्धिज़्म में जब कन्वर्ट हो जाते थे और अगर वो स्कल्पचर है तो वो अपने आइडियाज़ को भी इसमें डिपिक्ट कर देगा और एक स्कल्पचर बना देगा। इस तरीके से बुद्धिज़्म के अंदर जो है तरह तरह के हमें स्कल्पचर्स मिलते हैं विच आर रिलेटेड टू डिफरेंट रिलीजियस ट्रेडिशंस। यहाँ पे काफ़ी सारी और भी इमेजेस हैं, बहुत ही अच्छे से इन्होंने एनिमल्स को भी डिपिक्ट किया है। एलिफेंट दिखाया है, हॉर्सेस हैं, मंकीज़ हैं और काफ़ी सारे पशु, पालतू पशु भी जो हैं वो दिखाए गए हैं। इनको इसलिए ड्रॉ किया जाता था, स्कल्प्ट किया जाता था कि ऐसा लगता था कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल सीन क्रिएट करेंगे और जो इनसे अट्रैक्ट हो गए काफ़ी सारे विजिटर्स यहाँ पे आएंगे। सांची में जो है काफ़ी सारी जातक स्टोरीज़ को यहाँ पे कार्व करके जो है दिखाया गया है। एनिमल्स को भी सिंबल के रूप में यूज़ करते थे और वो ह्यूमन क्वालिटीज़ को दर्शाते थे। एग्जाम्पल दिया हुआ है, एलिफेंट जो होता है, एलिफेंट जैसा कि इसे ये दिखा रखा है आपके ईस्टर्न गेटवे पे बनाया हुआ इन्होंने स्कल्पचर, कि जो एनिमल्स थे, जो एलिफेंट था वो स्ट्रेंथ और विजडम का सिंबल होता था। एक और मोटिफ है
एक औरत उसमें बैठी हुई दिखाई गई है जिसके चारों तरफ कमल हैं और एलिफेंट्स हैं, और एलिफेंट्स जो है उस औरत के ऊपर पानी जो है छिड़क रहे हैं। तो कुछ ऐसे मानते हैं कि ये जो स्कल्पचर है ये बुद्धा की मदर को दिखाता है, जिसको एलिफेंट्स जो है ऐसे पानी छिड़क रहे हैं उनके ऊपर। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस का ये मानना है कि ये गॉडेस गजलक्ष्मी का स्कल्पचर है, और क्योंकि ये गॉडेस ऑफ गुड फॉर्चून होती थी, इससे अच्छा भाग्य आता है, तो इसको जो है लोग ऑस्पिशियस मानते थे, तो इसलिए इसको यहाँ पे बना दिया। काफ़ी सारे स्नेक मोटिव्स भी यहाँ पे पाए गए हैं जो कि पॉपुलर ट्रेडिशन से लिए गए हैं। स्नेक्स का ट्रेडिशन तो वैष्णविज्म में भी आता है, विष्णु को शेषनाग पे सोया हुआ दिखाते हैं, और शिव जी के तो स्नेक्स एसोसिएटेड है ही हैं। तो काफ़ी सारे स्नेक्स भी यहाँ पे स्कल्प्ट करके इन्होंने दिखाए गए हैं। लेकिन इससे रिलेटेड, स्नेक से रिलेटेड बुक्स में कुछ भी जो है लिखा हुआ नहीं मिलता। जेम्स फर्ग्यूसन थे एक हिस्टोरियन, मॉडर्न हिस्टोरियन, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था ये जो भारी मात्रा में यहाँ पे जो स्नेक के, सरपेंट के जो स्कल्पचर्स मिले थे, उनको देखते हुए उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला था कि सांची जो है कभी एक सेंटर होता था सरपेंट वर्शिप का, कि यहाँ पे सांपों की बहुत ज़्यादा पूजा होती थी और ये उसका सेंटर था। उनको तब तक जो है बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, जो कल्चर्स का और जो सांची की जो एसोसिएशन थी बुद्धिज़्म के साथ, उसकी नॉलेज नहीं थी। तो उन्होंने जितने ज़्यादा संख्या में स्नेक्स के वो मिले स्कल्पचर, उसके हिसाब से ये कंक्लूजन निकाल दिया था। पेज नंबर 102 पे दे रखा है पेंटिंग्स फ्रॉम पास्ट। जो केव्स के अंदर पेंटिंग्स थी वो अच्छे तरीके से सर्वाइव की है, क्योंकि वो सन के डायरेक्ट टच में नहीं आती थी या बारिश वगैरह से, तो उनके कलर्स और जो भी थे वो इंटैक्ट उसमें रहते हैं। अजंता केव्स हैं महाराष्ट्र के अंदर, इनमें जातक स्टोरीज जो है डिस्क्राइब करी गई हैं। कोर्ट लाइफ भी, जो राजा का जो दरबार होता है वहाँ पे कैसा जीवन होता है वो भी डिपिक्ट किया गया है। प्रोसेशंस भी दिखाए गए हैं। प्रोसेशन का मतलब होता है झांकी, जैसे आप किसी भगवान की मूर्ति को लेके और झांकी निकालते हैं, उसको प्रोसेशन बोलते हैं। काफ़ी आदमी औरतें दिखाए गए हैं जो अपना अपना काम कर रहे हैं। कोई फेस्टिवल्स भी दर्शाए गए हैं, लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट किए गए हैं। और यहाँ पे शेडिंग भी यूज़ करी गई है अजंता केव्स में, इसको 3D लुक देने के लिए। तो ये लोग दूर दूर से जिनको देखने जाते हैं, इसको बहुत ही अच्छा पीस ऑफ आर्ट माना जाता है। पेज नंबर 103 पे इन्होंने दे रखा है 10 नंबर डाल के न्यू रिलीजियस ट्रेडिशन। इसमें 10.1 है महायाना बुद्धिज़्म। जैसा कि सबको पता है कि बुद्धिज़्म जो है 2 ब्रांचेस में बट गया था, हीनयान और महायान। तो फर्स्ट AD के आसपास जो है ये चेंजेस वहाँ पे आए थे। पहले बुद्धा को ऐसे माना जाता था कि बुद्धा जो है वो उन्होंने निब्बाना अटेन किया अपने सेल्फ एफर्ट्स के थ्रू। बहुत उन्होंने मेहनत करी, हार्डवर्क किया, और फिर जो उनको एनलाइटनमेंट मिली। लेकिन अब धीरे धीरे एक आइडिया एमर्ज होकर आया जिसमें उनको एज सेवियर, मसीहा के रूप में जो है मानने लग गए, और ये भी मानने लग गए कि जो उनकी शरण में जाता है वो उसको भी साल्वेशन प्रदान कर सकते हैं। मतलब इंडिविजुअल एफर्ट्स को कम और उनकी कृपा को ज़्यादा वैल्यू दिया जाने लग गया। अब जो बोधिसत्वाज होते थे वो भी, उनकी कॉन्सेप्ट भी इसी टाइम जो है फर्स्ट AD के आसपास उभर के आई थी। बोधिसत्वा होते थे वो बुद्धिस्ट मंक जो प्रीच करते थे, और जो बहुत ज़्यादा उनके पास मिराक्युलस पावर्स भी आ जाती थी, बुद्धा की ब्लेसिंग्स मानी जाती थी उनके ऊपर, उनको वो रिस्पेक्ट करते थे वो बुद्धा का ही रूप मान के, तो उन सेंट्स को बोधिसत्वा बोलते हैं। तो ये बोधिसत्वा की कॉन्सेप्ट भी जो है फर्स्ट AD में ही के आसपास ही उभर के सामने आई थी। बोधिसत्वा होते थे बहुत ही दया से भरे हुए होते थे, करुणा से भरे हुए होते थे, और ऐसा माना जाता था कि उन्होंने जो निब्बाना अटेन किया है, जो उन्होंने जो रियलाइजेशन किया है वो उसको यूज़ करके दूसरों की मदद करते थे निब्बाना को अटेन करने में, निर्वाण को अटेन करने में, प्राप्त करने में। और अब जो है बुद्धा की जो इमेज थी उनकी भी पूजा करने लग गए। पहले जैसे कि मैंने बताया था बिगनिंग में बुद्धा की इमेजेस की वर्शिप नहीं करते थे, और अब बोधिसत्वाज की भी इमेजेस की वर्शिप होने लग गई। आपकी बुक में एक बोधिसत्वा की इमेज दी गई है।
तो ये जो सिस्टम जो स्टार्ट हुए ये सारे महायाना बुद्धिज़्म का पार्ट बने। महायान का मतलब होता है ग्रेट व्हीकल, और दूसरा जो हीनयान था वो लेसर व्हीकल, उसको ओल्ड बुद्धिज़्म बोलते हैं, जिसमें जो बुद्धा ने जो बताया था मेन टीचिंग्स थे उन्हीं को फॉलो करते थे। वो बुद्धा की इमेजेस की वर्शिप नहीं करते, इंडिविजुअल एफर्ट्स पे बहुत ज़्यादा बल देते हैं, और जो भी वटेवर जो थिंग्स थी जो बुद्धा ने बताई थी उसको वो लिटरली फॉलो करते हैं। लेकिन जो हीनयाना पीपल थे वो खुद को हीनयान नहीं मानते थे, वो कहते थे हम तो थेरावादिन्स हैं। थेरा का मतलब होता है रिस्पेक्टेड टीचर, कि जो बुद्धा ने जो पुराना पाथ हमें बताया था हम उसको ही फॉलो करते हैं, इसलिए हम जो हैं थेरावादिन्स हैं, ना कि हीनयान हैं। 10.2 करके पेज नंबर 104 पे दे रखा द ग्रोथ ऑफ पुरानिक हिंदुइज्म। इसमें बताया गया है कि जो कॉन्सेप्ट थी सेवियर कॉन्सेप्ट, वो भी हिंदुइज्म के अंदर भी थी, जिसमें जैसे वैष्णविज्म है, शैविज्म है, विष्णु के जो फॉलोवर्स थे वो मानते थे कि विष्णु जो है हमें निर्वाण प्रदान कर सकते हैं। जो शैविज्म में शिवा के फॉलोवर्स भी ऐसे मानते थे, और उनका मेन फोकस होता था कि जो भगवान और भक्त के बीच में जो एक प्रेम का जो बंधन होता है वो ही उनको जो है मुक्ति दिलवाएगा, उनको जो है निर्वाण प्रदान कराएगा। ये विष्णु की एक इमेज है जो आपकी बुक में दे रखी थी, जिसमें विष्णु जी जो है शेषनाग के ऊपर आराम कर रहे हैं। वैष्णविज्म के अंदर जो है विष्णु के काफ़ी सारे अवतार्स की पूजा करी जाती है। विष्णु के मेनली 10 अवतार माने जाते हैं, कि विष्णु ने इतनी सारी जो है फॉर्म्स को अज्यूम किया था। ये भी एक विष्णु की ही फॉर्म है, आप देख सकते हैं। इसमें विष्णु ने जो है वराह का रूप लेके, और समुद्र के अंदर जो है धरती समा गई थी, तो उस टाइम ये धरती माता को बचा के लाए थे। ये जो फीमेल दिखा रखी है ऊपर इनके फेस के पास, ये मदर अर्थ को डिनोट कर रखा है इन्होंने कि ये गॉडेस अर्थ है, समुद्र में डूब गई थी और वहाँ से जो है ये निकाल के इनको लाए थे। मतलब अर्थ को भी एज गॉडेस उन्होंने सिम्बोलाइज करके पेंटिंग बना रखी है। तो ऐसा माना जाता है कि विष्णु को ये अवतार लेने पड़े थे जब जब भी धरती के ऊपर कोई संकट आता था, दुनिया के ऊपर संकट आता था, इसको डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए विष्णु जी जो है अवतार ले लेते हैं। और यही इनमें से कुछ फॉर्म्स जो हैं स्कल्पचर में इन्होंने रिप्रेजेंट करके दिखाई हैं। शिवा को जो है मोस्टली लॉर्ड शिवा को शिवलिंग के रूप में दिखाया जाता है। शिवलिंग तो मुझे लगता है सभी को पता होगा, दिस इज शिवलिंग, आप देख सकते हैं। तो शिव जी को मेनली शिवलिंग के रूप में दिखाया जाता है, और शिवलिंग की बहुत ज़्यादा पूजा जो है स्पेशली नॉर्थ इंडिया में की जाती है। ये जितने भी सारी चीज़ें हैं, स्कल्पचर हैं, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को दर्शाती हैं कि जो हमारी डिटीज़ होती थी वो किस तरीके की उनकी फॉर्म होती थी, कैसे कैसे उनके एट्रीब्यूट्स होते थे, उनकी क्वालिटीज़ होती थी, फीचर्स होती थी, उनके वेपन्स अलग अलग चीज़ को सिंबलाइज करते हैं। जैसे कोई कह देता है कि जो त्रिशूल है, जो शिव जी का सिंबल है, वो तीनों पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को डिनोट करता है। कैसी वो ड्रेस उन्होंने पहन रखी है गॉडेस ने, वो ड्रेस भी, उसका भी एक मीनिंग होता है। किस पोस्चर में गॉड को जो है बैठा या दिखाया गया या खड़ा दिखाया गया, उसका भी एक सिंबॉलिक मीनिंग जो है माना जाता है। वो इन बुक्स में जो है रिलीजियस बुक्स में एक्सप्लेन किया होता है। तो अगर हिस्टोरियंस को इस बारे में समझना है तो उनको जो पुरानाज में जो स्टोरी दी गई है उसको जो है उनको पढ़ना पड़ेगा। इसमें और भी स्कल्पचर्स दे रखे हैं, मैंने डाउनलोड तो किए थे। ये तो गौतम बुद्धा का है, एक बोधिसत्वा का था जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती थी, ये बोधिसत्वा की है। और इसके बारे में ये बता दूं कि जो ये भी एक टाइप ऑफ आर्ट होती थी। पहले जैसे स्टैचूज़ को न्यूड ही बनाया जाता था, लेकिन फिर ये एक सिस्टम आया कि एक ड्रेपरी का यूज़ करते थे। ड्रेपरी होती है एक जीना सा वस्त्र, जैसे जो इसके ऊपर डाल रखा दुपट्टा टाइप जो घुटनों से नीचे तक आ रहा है, आप इस पेंटिंग में देख सकते हो। तो फिर इन्होंने जो है जब बुद्धा और बोधिसत्वाज के जो स्टैचूज़, जैनिज़्म के भी जो महावीर जैन के मिलेंगे ना, उसमें भी उन्होंने ये एक ड्रेपरी, ये जो जीना सा कपड़ा जो है
दिखा देते थे ताकि जो बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो क्लियरली विजिबल ना हो। तो हम डिस्कस कर रहे थे गॉड्स एंड गॉडेसेस के बारे में कि हिस्टोरियंस को अगर इनके मीनिंग को समझना है, जो मूर्तियाँ दे रखी होती हैं, इतने सारे उनके वेपन्स होते हैं और कितनी सारी उनकी फॉर्म्स होती हैं, तो उनको जो है पुरानाज की कहानी को पढ़ना पड़ेगा जो पुरानाज में दे रखी है। 18 पुराण होते हैं, मैंने तुम्हें बताया था, और ये ज़्यादातर संस्कृत में ही लिखे होते हैं और इनको शूद्राज और विमन भी पढ़ सकते हैं और इनको लाउडली जो है वो चैंट करते हैं, ऊंचा बोल बोल के मतलब इनको पढ़ते हैं। जो पुरानाज के अंदर जितने भी ये स्टोरीज वगैरह दे रखी है, ये उसका नतीजा है कि जब वैदिक पीरियड जब चला गया था तो उसके बाद तरह तरह के जो इंट्रैक्शन हुआ, डिफरेंट सेक्ट्स आए और रिलीजन्स आए, स्कॉलर्स आए, जो जितने उनके डिबेट्स और जिनकी बातें हुई उस बेसिस पे पुरानाज का जो है एवोल्यूशन हुआ था और ये लिखे गए थे। वसुदेव कृष्णा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिटी होती थी मथुरा के अंदर। यहाँ से ऐसा माना जाता है कि ये सब कॉन्टिनेंट के दूसरे हिस्सों में इसकी पूजा स्टार्ट हुई। कैसे हुई उसके भी कुछ लोग कारण देते हैं कि मथुरा जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर था, तो यहाँ से काफ़ी ट्रेड रूट्स जाते थे देश के दूसरे हिस्सों में और यहाँ से जो मर्चेंट्स वगैरह जाते थे वहाँ पे इंट्रैक्शन होता था, वो अपने आइडियाज़ ऐसे स्प्रेड हो गए और इस तरीके से जो है कृष्णा की जो पूजा है डिफरेंट पार्ट्स के अंदर करने जो है स्टार्ट लोगों ने कर दी। 10.3 है बिल्डिंग टेम्पल्स। इसमें ये बताया गया कि जब स्तूपास वगैरह बिल्ड किए जा रहे थे उन सेंचुरीज़ में, अराउंड 3rd, 4th, 5th सेंचुरीज़, उस टाइम जो है टेम्पल्स भी बनाए जा रहे थे। टेम्पल्स का भी एक स्ट्रक्चर होता है जिसको तुम्हें याद करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा। टेम्पल का जो मेन जहाँ पे भगवान की जो मूर्ति रखी होती है उसको गर्भगृह बोलते हैं। गर्भगृह उसका एक सिंगल डोर होता है एंट्री के लिए और वहाँ पे जो देवता की जो मूर्ति रखी है उसकी वहाँ पे पूजा होती है। एक शिखर होता है, सबको पता है, जो टेम्पल के टॉप के ऊपर एक बहुत ही कोन लाइक स्ट्रक्चर होता है ऊंचा सा, तो उसको जो है शिखर बोलते हैं। जो मंदिरों की जो दीवारें होती थी उसके ऊपर भी स्कल्पचर बना होता था और जब धीरे धीरे जो टेम्पल्स भी जैसे जैसे इसमें बीतता गया टेम्पल का स्ट्रक्चर भी जो है कॉम्प्लेक्स होता गया। अब वो एक असेंबली हॉल भी जो है टेम्पल्स में बनवाते थे, असेंबली हॉल को मंडप बोलते थे। जैसे कहीं पे भी जैसे ये मेडिटेशन कर रहे हैं बैठ के, इस पिक्चर में आप देख रहे हो, ये है तो बुद्धिस्ट से रिलेटेड, पर वो भी ऐसे ही होता है, मंडप जो हॉल होता है असेंबली हॉल, वहाँ पे बैठ के भी लोग जो है जैसे हिंदू धर्म के हिसाब से जो सत्संग वगैरह करते हैं वो वहीं पे बैठ के किया जाता है। यहाँ पे अरेंजमेंट फॉर वाटर होता है, जैसे आप मंदिर में जाते हो तो आपको पानी जल मिलता है, उसको आप सेक्रेट समझ के आप ग्रहण करते हो। टेम्पल्स के अंदर कुछ यूनिक फीचर्स होते थे। कुछ टेम्पल जो हैं रॉक्स को काट के ही उनके अंदर केव फॉर्म में ही बना दिए जाते थे, जिसका आपकी बुक के अंदर भी एक फ़ोटो दी हुई है जो कि रॉक कट टेम्पल उसको बोला जाता है। वेयर ऑल दीज हैव गॉन, आई हैड टेकन सम ऑफ द पिक्चर्स एंड आई एम सरप्राइज्ड दैट दीज आर मिसिंग. These are not available here. ये विष्णु जी की फ़ोटो ठीक है स्क्रीन पे। तो कुछ जो है मंदिर जो है केव्स को ही करके काट के और ये बनाए जाते थे, कंप्लीटली रॉक कट टेम्पल्स कहलाते थे ये। आपकी बुक में जो फ़ोटो दे रखा है उनको अच्छे ध्यान से देख लेना, ताकि अगर एग्ज़ाम में भी पिक्चर दे के भी वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं ताकि आप उसका नाम बता सको। इनमें से कुछ जो है 3rd सेंचुरी BC के आसपास जो है कंस्ट्रक्ट किए गए थे, अशोका ने ऑर्डर किए थे ये बनाने के लिए।
आजीविका सेक्ट के मंक्स के लिए। आजीवक सेक्ट हमने पहले डिस्कस किया था ना कि वो अजातशत्रु बोल रहे हैं कि मैं एक आजीवक सेक्ट के बंदे से मिला था, वो इस तरीके से अपनी फिलोसफी डिस्क्राइब कर रहे थे। तो जो आजीवक सेक्ट के मंक्स हैं उनके लिए अशोका ने ऑर्डर किए थे कि रॉक्स को काट के उनके लिए यहाँ रहने की जगह बनाई जाए। फिर धीरे धीरे जो है ये रॉक का टेम्पल काफ़ी फेजेज से गुजरते हुए और 8th AD के आसपास तक जाके कंप्लीट डेकोरेटिव मैनर में जो है इसको बनाया गया। और इसका एग्जाम्पल है कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा, जो कि पूरी तरह से रॉक्स को काट के बनाया गया है। पेज नंबर 107 पे दे रखा है 11 नंबर डाल के, कैन वी सी एवरीथिंग, कि स्कल्पचर का जो इतना कुछ जो रिच हेरिटेज हमारे पास है, जिसमें से काफ़ी कुछ तो वैनिश हो गया पर फिर भी कुछ है जो भी बचा है हमारे पास, उसको प्रिजर्व करके रखा गया है। क्या हम इसको आसानी से देखते ही हमारी समझ में आ जाता है कि क्या मैसेज इसके द्वारा ये कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हम ये जान पाते हैं तुरंत कि उस टाइम के जो लोग थे जो इसको बहुत रिस्पेक्ट करते थे, उनके लिए इसका क्या मीनिंग था? हमारे लिए मीनिंग अलग होता है, जो उसको उनके फॉलोवर्स हैं उस रिलीजन के जिसका स्कल्पचर है और वो उसको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो उनके लिए क्या मीनिंग था, क्या हम उसको असेस कर पाते हैं? इसमें 11.1 डाल के दे रखा, ग्रैपलिंग विद द अनफेमिलियर, कि जो आपको समझ में नहीं आता उसके साथ आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ता है उसको समझने के लिए कि स्कल्पचर में जो है क्या बताया गया है। जब यूरोपियंस इंडिया में आए उन्होंने देखी अपने वाले गॉड्स की जो पिक्चर्स थी, उनके इतने सारे 8-8 हाथ दिखा रखे हैं, 10-10 5-5 सिर दिखा रखे हैं, कहीं पे जो सिर जो है वो एनिमल का है, बॉडी जो है ह्यूमन की है। तो वो ये सब देख के जो है हॉरिफाइड हो गए कि ये कैसे इनके जो है देवता हैं, किस तरीके की इनकी विचित्र जो है फॉर्म्स हैं। तो स्कॉलर्स ने कोशिश करी इसको समझने की कि किस तरीके से जितनी भी उनको बेचारों को नॉलेज थी सारा दिमाग लगाया। फिर जो ग्रीक स्कल्पचर था उसमें भी कुछ ऐसे ही मेल जोल खाती होती हैं, उनके भी गॉड्स ऐसे ही विचित्र हैं, तो उन्होंने उसके बारे में कुछ पढ़ रखा था, जान रखा था, तो उससे तुलना करके इसको समझने की उन्होंने कोशिश करी। फिर तुलना करके बोले कि भाई ग्रीक जो स्कल्पचर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और जो इंडियन स्कल्पचर है वो इन्फीरियर है, ये उन्होंने कंक्लूजन निकाला था। लेकिन उनको बड़ी एक्साइटमेंट हुई जब उन्होंने बुद्धा के स्टैचूज़ उनको मिले जो कि ग्रीक मॉडल्स के ऊपर बेस्ड थे। बुद्धा के मॉडल्स ये ग्रीक मॉडल्स के ऊपर बेस्ड हैं ये सब। सच स्टैचूज ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्वास वर फाउंड इन नॉर्थ वेस्ट। ये नॉर्थ वेस्ट तक्षशिला और पेशावर में उनको जो है मिले थे, जहाँ पे इंडो ग्रीक जो रूलर्स थे वो रूल करते थे 2nd BC में, और उन्हीं के इन्फ्लुएंस में जो है ये इन्होंने ग्रीक आर्ट को मिक्स करके ये स्टैचूज़ बनाए होंगे। तो ये स्कॉलर जो थे यूरोपियन स्कॉलर्स बोले ये तो बेस्ट पीसीज हैं भाई, अगर हम स्कल्पचर को कंसीडर करते हैं, वेरी गुड नाइसली मेड, इस तरीके से जो उन्होंने तारीफ करी, क्योंकि वो इस आर्ट से फैमिलियर थे, उनको इसके बारे में पहले से कुछ पता था, तो वो इसको अप्रिशिएट कर सकते थे। फिर उन्होंने जो टेक्निक यूज़ करी इनका मीनिंग निकालने के लिए, उन्होंने ये करी कि एक अपनी तरफ से ही एक अपना यार्ड स्टिक बनाया कि इसको कैसे हमने असेस करना है, कि जितना जितना वो जानते थे ग्रीक्स वगैरह की फ़िलोसफी के बारे में, तो उसी से उस नॉन से अननोन की तरफ बढ़ के और कुछ सिमिलैरिटी निकाल के मीनिंग निकालने की उन्होंने कोशिश जो है करी। 11.2 डाल के इन्होंने दे रखा है, इफ़ टेक्स्ट एंड इमेज डू नॉट मैच, कि तब क्या होगा, मान लो हम कहते हैं कि स्कल्पचर को अगर जानना है तो आपको काफ़ी सारी जो बुक्स हैं उस धर्म से रिलेटेड वो आपको पढ़नी पड़ेंगी, फिर आप इसको समझ सकते हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि स्कल्पचर का एक पीस आपको मिला और उसको आप उससे रिलेटेड आपको बुक्स में कुछ मिलता नहीं, या कई तरह की चीज़ें मिल जाती हैं, तब फिर आप उसका मीनिंग कैसे निकालोगे? तो इसमें लिखा है गया है ये 11.2 वाले में कि जो हिस्टोरियंस हैं वो इसी चीज़ को यूज़ करते हैं कि टेक्स्ट कहीं पे लिखा मिल जाए स्कल्पचर से रिलेटेड और फिर उसका मीनिंग निकाल लेते हैं। ये एक बहुत बेटर स्ट्रेटजी है, वो जो कंपेयर करते थे दूसरी आर्ट के साथ, उससे बेटर यही है कि उससे रिलेटेड जो बुक्स में लिखा मिले उसको पढ़ो और जो है उसका मीनिंग जो है समझने की कोशिश करो। बट ये इस स्ट्रेटजी को यूज़ करना इतना आसान नहीं है,
इसका एक अगर आप जीता जागता एग्जाम्पल है वो ह्यूज रॉक सरफेस इन महाबलीपुरम, तमिलनाडु में है ये। इसकी भी मैंने फ़ोटो जो है डाउनलोड करी थी, अगर मिलती है तो श्योरली। यस, ये है महाबलीपुरम में रॉक सरफेस है, इसके ऊपर ये काफ़ी सारे जो है इन्होंने डिज़ाइंस बना रखे हैं, स्कल्पचर दिखा रखे हैं कार्व करके। तो इसके बारे में जब हिस्टोरियंस डिस्कस करते हैं कि ये किससे रिलेटेड है तो वो उनमें काफ़ी सारा जो है कन्फ्यूज़न होता है। उन्होंने पुरानास की स्टोरी पढ़ ली भी, उसमें क्या क्या दे रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये यूनानिमस नहीं है, एक मत नहीं है कि ये जो डिज़ाइन इस पे दिखा रखे हैं ये किससे रिलेटेड हैं। कुछ हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि इसमें दिखा रखी है जब गंगा नदी जो है हेवन से उतर के धरती पे आई थी, और वो स्टोरी इसमें दिखा रखी है। जो लोग ऐसा मानते हैं वो ये दर्शाते हैं कि जो मिडल में जो एक सेंट लाइक स्ट्रक्चर दिखा रखा है, असेटिक कोई तपस्या कर रहा है, कहते ये राजा भागीरथ है और इन्होंने यहाँ पे तपस्या करी थी, और तो इस वजह से जो है ये बीच में ये नदी दिखा रखी है, जो रॉक्स के बीच में डिज़ाइन बना हुआ है जैसे पानी गिर के आता है। तो बोले कि ये जो है अपना भागीरथ की कहानी है जब गंगा धरती पे उतर के आई थी। लेकिन कुछ स्कॉलर्स का ये मानना है कि नहीं, ये तो अर्जुन जब तपस्या करने गए थे फॉरेस्ट के अंदर, जब उनको शिव जी से जो है काफ़ी सारे हथियारों की ज़रूरत थी, युद्ध की तैयारी कर रहे थे, तो वहाँ पे तपस्या करके शिव जी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो वरदान में उनको दिव्य अस्त्र उनको प्रदान करें। लेकिन अब मैं तुम्हें अपना विचार बताती हूँ, ये जो इसमें दिखा रखा है ये वास्तव में जो है मेरे हिसाब से जितनी मुझे नॉलेज है ये भागीरथ की ही कहानी है जब गंगा को धरती पर लेके आए थे, क्योंकि स्टोरीज में ये भी लिखा है कि भागीरथ के एंसेस्टर्स थे सैकड़ों में, जो एक ऋषि के श्राप की वजह से वहाँ पे पत्थर के हो गए थे, और तो उनकी मुक्ति के लिए जो है भागीरथ को किसी ने बताया था कि अगर आप तपस्या करके धरती को स्वर्ग पे ले आते हो तो जब गंगा का पानी वहाँ से बह के जाएगा तो आपके जो जितने भी एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज हैं, उनकी मुक्ति हो जाएगी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं इस पेंटिंग में ये इतनी सारी हॉर्सेस और डेड बॉडीज़ इसे पड़े हुए दिखा रखे हैं, तो नंबर भी उनका 100 से ज़्यादा ही था। तो ये यही दर्शाता है मेरे हिसाब से कि ये भागीरथ ही हैं। बैकग्राउंड में स्टोरी दिखा दी कि उनके एंसेस्टर्स इधर पड़े हुए हैं, वो तपस्या कर रहे हैं, गंगा इधर आई हैं। तो मैं तो ये कह सकती हूँ पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कि ये जो है स्टोरी जो है भागीरथ से ही रिलेटेड है। आपका चैप्टर ख़त्म हुआ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।